नमस्कार दोस्तों, मैं सुनीता अपने YouTube चैनल कथा मंथन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हिंदी कथा कहानी के इस चैनल पर आज ISCE पाठ्यक्रम के अंतर्गत आने वाली हिंदी कहानी बड़े घर की बेटी पढ़ने जा रही हूँ। इस पाठ से संबंधित सभी प्रश्न उत्तर और पात्रों के चरित्र चित्रण का विवरण आप हमारी वेबसाइट kathamanthan.com से प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे फेसबुक पेज पर कथा मंथन पर भी फॉलो कर सकते हैं। अब आपका ज़्यादा वक्त ना लेते हुए चलिए पढ़ते हैं। बड़े घर की बेटी, लेखक मुंशी प्रेमचंद। बेनी माधव सिंह गौरीपुर गांव के जमींदार और नंबरदार थे। उनके पितामह किसी समय बड़े धन धान्य संपन्न थे। गांव का पक्का तालाब और मंदिर, जिनकी अब मरम्मत भी मुश्किल थी, उन्हीं के कीर्ति स्तंभ थे। कहते हैं इस दरवाजे पर हाथी झूमता था। अब उसकी जगह एक बूढ़ी भैंस थी, जिसके शरीर में 80 पंजर के सिवा और कुछ ना रहा, पर दूध शायद बहुत देती थी, इसलिए एक ना एक आदमी हाड़ी लिए उसके सिर पर सवार ही रहता था। बेनी माधव सिंह अपनी आधी से अधिक संपत्ति वकीलों को भेंट कर चुके थे। उनकी वर्तमान आय 1000 रुपये वार्षिक से अधिक ना थी। ठाकुर साहब के 2 बेटे थे। बड़े का नाम श्रीकंठ सिंह था। उसने बहुत दिनों के परिश्रम और उद्योग के बाद BA की डिग्री प्राप्त की। अब एक दफ्तर में नौकर था। छोटा लड़का लाल बिहारी सिंह दोहरे बदन का सजीला जवान था। भरा हुआ मुखड़ा, चौड़ी छाती, भैंस का 2 सेर ताज़ा दूध वह उठकर सवेरे पी जाता। श्रीकंठ सिंह की दशा बिल्कुल विपरीत थी। इन नेत्र प्रिय गुणों को उन्होंने BA इन्हीं 2 अक्षरों पर न्यौछावर कर दिया था। इन 2 अक्षरों ने उनके शरीर को निर्बल और चेहरे को कांतिहीन बना दिया था। श्रीकंठ इस अंग्रेजी डिग्री के अधिपति होने पर भी अंग्रेजी सामाजिक प्रथाओं के विशेष प्रेमी न थे, बल्कि वह बहुधा बड़े जोर से उसकी निंदा और तिरस्कार किया करते थे। इसी से गांव में उनका बड़ा सम्मान था। प्राचीन हिंदू सभ्यता का गुणगान उनकी धार्मिकता का प्रधान अंग था। सम्मिलित कुटुंब के तो वह एकमात्र उपासक थे। आजकल स्त्रियों को कुटुंब में मिलजुल कर रहने की से जो अरुचि होती थी, उसे वह जाति और देश दोनों के लिए हानिकारक समझते थे। यही कारण था कि गांव की ललनाएं उनकी निंदक थीं और स्वयं उनकी पत्नी को भी इस विषय में उनसे विरोध था। यह इसलिए नहीं कि वह अपने सास ससुर देवर या जेठ आदि से घृणा थी, बल्कि उसका विचार था कि यदि बहुत कुछ सहने और तरह देने पर भी परिवार के साथ निर्वाह ना हो सके, तो आए दिन के कलह से जीवन को नष्ट करने की अपेक्षा यही उत्तम है कि अपनी खिचड़ी अलग पकाई जाए। उनकी पत्नी आनंदी एक बड़े उच्च कुल की लड़की थी। उसके बाप एक छोटी सी रियासत के तालुकेदार थे। विशाल भवन, 1 हाथी, 3 कुत्ते, बाज, बहरी, शिकरे, झाड़, फानूस, ऑनरेरी मजिस्ट्रेट और ऋण, जो एक प्रतिष्ठित तालुकेदार के भोग्य पदार्थ हैं, सभी यहाँ विद्यमान थे। नाम था भूप सिंह। बड़े उदारचित और प्रतिभाशाली पुरुष, पर दुर्भाग्य से एक भी लड़का ना था। 7 लड़कियां हुईं और दैवयोग से सब की सब जीवित रहीं। पहली उमंग में तो उन्होंने 3 ब्याह पर दिल खोल कर खर्चा किया, पर 15-20 हजार रुपये का कर्जा सिर पर हो गया। आंखें खुली, हाथ समेट लिया। आनंदी चौथी लड़की थी। वह अपनी सब बहनों में सबसे अधिक रूपवती और गुणवती थी। इसी से ठाकुर भूप सिंह उसे बहुत प्यार करते थे। सुंदर संतान तो कदाचित अपने माता पिता को अधिक प्यारी होती है। ठाकुर साहब बड़े धर्म संकट में थे कि इसका विवाह कहाँ करें। ना तो यह चाहते थे कि ऋण का बोझ बढ़े, और ना यह स्वीकार होता था कि उसे अपने को भाग्यहीन समझना पड़े। इसी बीच एक दिन श्रीकंठ उनके पास किसी चंदे का रुपया मांगने आए और भूप सिंह उनके स्वभाव पर ऐसा रीझे कि धूमधाम से श्रीकंठ और आनंदी का ब्याह कर दिया। आनंदी अपने नए घर में आई तो यहाँ का रंग ढंग कुछ और ही देखा। जिस टीम टाम की उसे बचपन से आदत पड़ी थी, वह यहाँ नाम मात्र को भी ना था। हाथी घोड़ों का तो कहना ही क्या, कोई सजी हुई सुंदर बहली तक न थी। रेशमी स्लीपर साथ लाई थी, पर यहाँ बाग कहाँ। मकान में ना तो खिड़कियाँ थी, ना जमीन पर फर्श, ना दीवार पर तस्वीरें। सीधा सादा देहाती मकान। किंतु आनंदी को इससे कुछ कष्ट ना हुआ, बल्कि उसने थोड़े ही दिनों में अपने आप को नई अवस्था के अनुकूल बना लिया, मानो जैसे उसे विलास के सामान कभी देखे ही ना थे। एक दिन दोपहर के समय लाल बिहारी सिंह 2 चिड़ियाँ लेकर आया और भावस से बोला, जल्दी से पका दो, मुझे भूख लगी है। आनंदी भोजन बनाकर उसकी राह देख रही थी। अब वह नया व्यंजन बनाने बैठी। हांडी में देखा तो घी पाव भर से अधिक ना था।
बड़े घर की बेटी किफ़ायत क्या जाने, उसने सब घी मांस में डाल दिया। लाल बिहारी खाने बैठा तो दाल में घी ना था। बोला, दाल में घी क्यों नहीं छोड़ा? आनंदी बोली, घी तो सब मांस में पड़ गया। लाल बिहारी जोर से बोला, अभी परसों ही तो घी आया था, इतना जल्दी कैसे उड़ गया? आनंदी ने उत्तर दिया, आज तो कुल पाव भर रहा होगा, वो मैंने सब मांस में डाल दिया। जिस तरह सूखी लकड़ी जल्दी से जल उठती है, उसी तरह शुदा से बावला मनुष्य जरा सी बात पर तिनक जाता है। लाल बिहारी के भावच की डिठाई पर बहुत बुरी मालूम हुआ। तिनक कर बोला, मैके में तो तुम्हारे घी की नदियां बहती हैं। स्त्री लाख गालियां सहले, मार सहले, पर मैके की निंदा उसे सही नहीं जाती। इस पर आनंदी मुंह फेरकर बोली, हाथी मरा तो 9 लाख का, वहाँ इतना घी तो नित्य नाई कहर खा जाते हैं। लाल बिहारी जल उठा, थाली उठाकर पटक दी और बोला, जी चाहता है जीप पकड़कर खींच लूं। आनंदी को भी क्रोध आ गया, मुंह लाल हो गया। बोली, वह होते तो आज इसका मजा चकाते। अब अप्पड़ उज्जट ठाकुर से ना रहा गया। उसकी स्त्री एक साधारण जमींदार की बेटी थी। जब जी चाहता उस पर हाथ साफ कर लिया करता। खड़ाऊं उठाकर आनंदी को ऊपर जोर से फेंकी और बोला, जिसके गुमान पर भूली हो उसे भी देखूंगा और तुम्हें भी। आनंदी ने हाथ से खड़ाऊं रोकी, सिर बच गया, पर उंगली में बड़ी चोट आई। क्रोध के मारे हवा में हिलते पत्ते की भांति कांपती हुई अपने कमरे में आकर खड़ी हो गई। स्त्री का बल और साहस, मान मर्यादा पति तक है। उससे अपने पति के ही बल पर और पुरुषत्व का घमंड होता है। आनंदी खून का घुट पीकर रह गई। श्रीकंठ सिंह शनिवार को घर आया करते थे। बृहस्पतिवार को यह घटना हुई। तब तक आनंदी को भवन में बैठी रही, ना कुछ खाया ना पिया, उनकी बाट देखती रही। अंत में शनिवार को वह नियमाकुल संध्या के समय घर आए और आकर बैठकर इधर उधर की बातें, कुछ देश काल संबंधी समाचार तथा कुछ नए मुकदमे आदि की चर्चा करने लगे। यह वार्तालाप रात 10 बजे तक होता रहा। गांव के भद्र पुरुषों को इन बातों में ऐसा आनंद मिलता था कि खाने पीने की सुधि न रहती थी। श्रीकंठ को पिंड छुड़ाना मुश्किल हो जाता था। ये 2-3 घंटे आनंदी ने बड़े घोर कष्ट में काटे। किसी तरह भोजन का समय आया, पंचायत उठी, एकांत हुआ तो लाल बिहारी ने कहा, भैया आप जरा भाभी को समझा दीजिएगा, मुंह संभालकर बातचीत किया करे, नहीं तो एक दिन अनर्थ हो जाएगा। बेनी माधव सिंह ने भी बेटे की ओर से साक्षी दी, हाँ बेटा, बहू बेटियों का यह स्वभाव अच्छा नहीं कि मर्दों के मुंह लगे। लाल बिहारी बोला, वह बड़े घर की बेटी हैं तो हम भी कोई कुर्मी कहार तो है नहीं। इस पर श्रीकंठ चिंतित होकर बोले, आखिर बात क्या हुई? कुछ भी नहीं भैया, यूं ही आप उलझ पड़ी, मैके के सामने हम लोगों को कुछ समझती ही नहीं। श्रीकंठ खा पीकर आनंदी के पास गए। वह भरी बैठी थी। ये भी हजरत जरा कुछ तीखे थे। आनंदी ने पूछा, चित्त तो प्रसन्न है? श्रीकंठ बोले, बहुत प्रसन्न है, पर तुमने आजकल घर में क्या उपद्रव मचा रखा है? आनंदी की त्योरियां पर बल पड़ गए। झुंझलाहट के मारे बदन से ज्वाला सी दहक उठी। बोली, जिसने तुमसे यह आग लगाई है उसे पाऊं तो मुंह झुलस दूं। इतनी गर्म की होती हो, बात तो कहो। क्या कहूँ, यह मेरे भाग्य का फेर है, नहीं तो गवार छोकरा जिसकी चपरासीगिरी करने का भी शऊर नहीं मुझे खड़ाऊ से मारे। सब हाल साफ साफ कहो तो मालूम हो मुझे कुछ पता नहीं। श्रीकंठ बोले, परसों तुम्हारे लाडले भाई ने मुझसे मांस पकाने को कहा। घी हांडी में पाव भर से अधिक ना था, सब मैंने मांस में डाल दिया। जब खाने बैठा तो बोला, दाल में घी क्यों नहीं है? बस इसी पर मेरे मैके को बुरा भला कहने लगा। मुझसे ना रहा गया, मैंने कह दिया कि वहाँ तो इतना घी नित्य नाई कहर खा जाते हैं और किसी को जान भी नहीं पड़ता। बस इतनी सी बात पर उस अन्यायी ने मुझ पर खड़ाऊ फेंक मारी। यदि हाथ से ना रोक ली होती तो सिर फट जाता। उसी से पूछो मैंने जो कुछ कहा है सच है कि झूठ? श्रीकंठ की आंखें लाल हो गई। बोले, यहाँ तक हो गया इस छोकरे का साहस? आनंदी स्त्रियों के स्वभाव अनुसार रोने लगी, क्योंकि आंसू उनकी पलकों पर रहते हैं। श्रीकंठ बड़े धैर्यवान और शांत पुरुष थे, उन्हें कदाचित ही क्रोध आता था। स्त्रियों के आंसू पुरुष की क्रोधाग्नि को भड़काने में तेल का काम देते हैं। रात भर करवटें बदलते रहे और प्रातःकाल अपने बाप के पास जाकर बोले, दादा अब इस घर में मेरा निभाना होगा। इसी तरह की विद्रोहपूर्ण बातें करने पर श्रीकंठ ने कितनी ही बार अपने कई मित्रों को आड़े हाथों लिया था, परंतु दुर्भाग्य आज स्वयं उनके मुंह से अब यह बात सुननी पड़ी। ये दूसरों को उपदेश देना कितना आसान हो जाता है और खुद बोलना कितना कठिन। यह सुनकर बेनी माधव घबरा उठे। बोले, क्यों बेटा, क्या हुआ? श्रीकंठ बोले, इसलिए नहीं कि मुझे अपनी मान प्रतिष्ठा का कुछ विचार है। आपके घर में अब अन्याय हट का प्रकोप है। जिनको बड़ों का आदर सम्मान करना नहीं आता वे उनके सिर चढ़ते हैं। मैं दूसरे का नौकर ठहरा घर पर रहता नहीं। यहाँ मेरे पीछे स्त्रियों पर खड़ा हूँ और जूतों की बौछारें हुई, कड़ी निंदा की बात है। अरे को एक दो कह लेता वह सह सकता हूँ, यह कदापि नहीं सह सकता कि मेरे ऊपर लात घुसे पड़े और मैं दम ना मारूं। इसका स्वभाव बेनी माधव ने ना दिया।
श्रीकंठ सदैव उनका आदर करते थे। उनके ऐसे तेवर देखकर बूढ़ा ठाकुर अवाक रह गया। केवल इतना ही बोला, बेटा तुम बुद्धिमान होकर ऐसी बातें करते हो? स्त्रियां इस तरह घर का नाश करती हैं, उनको सिर चढ़ाना अच्छी बात नहीं है। इतना मैं जानता हूँ, आपके आशीर्वाद से ऐसा मूर्ख नहीं हूँ। श्रीकंठ बोले, आप स्वयं जानते हैं कि मेरे समझाने बुझाने से गांव के कई घर संभल गए हैं, पर जिस स्त्री की मान प्रतिष्ठा का ईश्वर दरबार में उत्तरदाता हूँ, उसके प्रति अगर घोर अन्याय हुआ हो, पशुवत व्यवहार हुआ हो, यह मुझे असहनीय है। यही कुछ कम है कि मैं लाल बिहारी को दंड नहीं दे रहा। अब बेनी माधव सिंह भी घबराए, ऐसी बातें और ना सुन सके। बोले, लाल बिहारी तुम्हारा भाई है, अगर उससे कोई भूल चूक हुई है तो उसके कान पकड़ो, लेकिन तुम तो घर छोड़ने की बात कर रहे हो। लाल बिहारी को अब मैं अपना भाई नहीं समझता। स्त्री के पीछे? जी नहीं, उसकी क्रूरता और अविवेक के कारण। कुछ देर वह चुप रहे। ठाकुर साहब लड़के का क्रोध शांत कराना चाहते थे, लेकिन यह नहीं स्वीकार करना चाहते थे कि लाल बिहारी से कोई अनुचित काम हुआ है। इसी बीच में गांव के कई सज्जन हुक्का चिल्लम के बहाने आकर बैठ गए। कई स्त्रियों ने जब यह सुना कि श्रीकांत अपनी पत्नी के पीछे पिता से लड़ने को तैयार हुआ है तो उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। दोनों पक्षों की मधुर वाणियां सुनने के लिए उनकी आत्माएं तिलमिलाने लगीं। कोई हुक्का पीने के बहाने, कोई लगान की रसीद दिखाने आकर बैठ गया। बेनी माधव सिंह पुराने आदमी थे, भावों को ताड़ गए। उन्होंने निश्चय किया, चाहे जो कुछ हो जाए, द्रोहियों को ताली बजाने का अवसर ना दूंगा। तुरंत कोमल शब्द में बोले, बेटा मैं तुमसे बाहर नहीं, तुम्हारा जो जी चाहे करो, अब तो लड़के से अपराध हो गया है। इलाहाबाद का अनुभव रहित झल्लाया हुआ ग्रेजुएट इस बात को समझ ना सका। उसे डिबेटिंग क्लब में अपनी बात पर अड़ने की आदत थी, हथकंडों की उसे क्या खबर। बाप ने जिस मतलब से बात पलटी थी वह उसकी समझ में नहीं आया। बोला, लाल बिहारी के साथ अब मेरा निर्वाह नहीं होगा। बेनी माधव बोले, बेटा बुद्धिमान लोग मूर्खों की बात पर ध्यान नहीं देते, तुम बड़े हो, उसे क्षमा कर दो। श्रीकंठ बोला, आपको यदि वह अधिक प्यारा है तो मुझे विदा कीजिए, मैं अपना भार स्वयं संभाल लूँगा। यदि मुझे रखना चाहते हैं तो उसे कहिए वह जहाँ चाहता है चला जाए। लाल बिहारी सिंह दरवाजे की चौखट पर चुपचाप खड़ा बड़े भाई की बातें सुन रहा था। वह उनका बहुत आदर करता था। उसे कभी इतना साहस ना हुआ था कि श्रीकंठ के सामने चारपाई पर बैठ जाए, हुक्का पी ले या पान खा ले। और भाई के मुंह से आज ऐसी हृदय विदारक बात सुन लाल बिहारी को बड़ी ग्लानि हुई। वह फूट फूट कर रोने लगा। इसमें संदेह नहीं कि वह अपने किए पर पछता रहा था। भाई के आने से एक दिन पहले ही उसकी छाती धड़कती थी कि भैया क्या कहेंगे, मैं उनके सम्मुख कैसे जाऊंगा, कैसे बोलूँगा, कैसे आंखें मिलाऊंगा। उसने समझा था भैया मुझे बुलाकर डांटेंगे, मारेंगे, पर इस आशा के विपरीत आज उसने उन्हें निर्दयता की मूर्ति बने हुए पाया। वह मूर्ख था, परंतु उसका मन कहता था कि भैया मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। यदि श्रीकंठ उसे अकेले में बुलाकर दो चार बातें कह देते थे या तमाचे लगा देते तो कदाचित उसे इतना दुख ना होता, पर भाई का यह कहना कि अब मैं तुम्हारी सूरत नहीं देखना चाहता, लाल बिहारी से सहा ना गया। वह रोता हुआ घर आया, कोठरी में जाकर कपड़े पहने, आंखें पोंछी, जिससे कि कोई यह न समझे कि रोता था। तब आनंदी के द्वार पर आकर बोला, भाभी भैया ने निश्चय किया है कि मेरे साथ इस घर में ना रहेंगे, अब वह मेरा मुंह ना देखेंगे, इसलिए अब मैं जाता हूँ, उन्हें फिर मुंह ना दिखाऊंगा। मुझसे जो कुछ अपराध हुआ उसे क्षमा करना। यह कहते कहते लाल बिहारी का गला भर गया। जिस समय लाल बिहारी सिंह सिर झुकाए आनंदी के द्वार पर खड़ा था, उसी समय श्रीकंठ सिंह लाल आंखें किए बाहर से आए। भाई को खड़ा देखा तो घृणा से आंखें फेर ली और कतरा कर निकल गए। आनंदी ने लाल बिहारी की शिकायत तो की थी, लेकिन अब मन में पछता रही थी। वह स्वभाव से दयावती थी। उसे इसका तनिक भी ध्यान ना था कि बात इतनी बढ़ जाएगी। वह मन में अपने पति पर झुंझला रही थी कि ये इतने गर्म क्यों होते हैं। उस पर यह भय भी हुआ कि कहीं मुझसे इलाहाबाद चलने को ना कहें तो मैं क्या करूँगी। इसी बीच जब उसने लाल बिहारी को दरवाजे पर खड़े यह कहते सुना कि अब मैं जाता हूँ या मुझसे कुछ अपराध हुआ है क्षमा करना, तो उसका रहा सहा क्रोध भी पानी हो गया। वह रोने लगी। मन का मैल धोने के लिए नयन जल से उपयुक्त और कोई वस्तु तो होती नहीं। श्रीकंठ को देखकर आनंदी ने कहा, लाला बाहर खड़े बहुत रो रहे हैं। श्रीकंठ बोला, तो मैं क्या करूं? भीतर बुला लो, मेरी जीभ में आग लगे, मैंने कहाँ से ये झगड़ा उठाया। मैं ना बुलाऊंगा, पछताओगे। आनंदी बोली, वे उन्हें बहुत ग्लानि हो गई है, ऐसा ना हो कहीं चल दे। श्रीकंठ ना उठे। इतने में लाल बिहारी ने फिर कहा, भाभी भैया से मेरा प्रणाम कहना, वह मेरा मुंह नहीं देखेंगे, इसलिए मैं अपना मुंह उन्हें अब ना दिखाऊंगा। लाल बिहारी इतना कह लौट पड़ा और शीघ्रता से दरवाजे की ओर बढ़ा। अंत में आनंदी कमरे से निकली और उसका हाथ पकड़ लिया। लाल बिहारी ने पीछे फिर देखकर कहा और आंखों आंसू में भरकर बोला, मुझे जाने दो भाभी। आनंदी बोली, कहाँ जाते हो? जहाँ कोई मेरा मुंह ना देखे। मैं ना जाने दूंगी, पर मैं अब आपके साथ रहने योग्य नहीं हूँ।
आनंदी बोली, तुम्हें मेरी सौगंध, अब एक पग और ना बढ़ाना। लाल बिहारी बोला, जब तक मुझे यह मालूम ना हो जाए कि भैया का मन मेरी तरफ से साफ हो गया है, तब तक मैं इस घर में कदापि ना रहूँगा। मैं ईश्वर को साक्षी देकर कहती हूँ भैया, तुम्हारी ओर से मन में तनिक भी मैल नहीं है। अब श्रीखंड का हृदय भी पिघला। उन्होंने बाहर आकर लाल बिहारी को गले लगा लिया। दोनों भाई खूब फुट फुट कर रोए। लाल बिहारी ने सिसकते हुए कहा, भैया अब कभी मत कहना कि तुम्हारा मुंह ना देखूंगा। इसके सिवा आप जो दंड देंगे मैं हर्ष स्वीकार करूंगा। श्रीकंठ ने कांपते हुए स्वर में कहा, लल्लू इन बातों को बिल्कुल भूल जाओ। ईश्वर चाहेगा तो फिर ऐसा अवसर ना आवेगा। बेनी माधव सिंह बाहर से आ रहे थे। दोनों भाइयों को गले मिलते देखकर आनंद से पुलकित हो गए। बोल उठे, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं, बिगड़ता हुआ काम बना लेती हैं। गांव में जिसने ये वृतांत सुना, उसी ने इन शब्दों में आनंदी की उदारता को सराहा और बोला, बड़े घर की बेटियां ऐसी ही होती हैं।